नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। यह हमारा मंथ होगा सितंबर पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने सितंबर का कुछ क्वेश्चन देखा था और आज कुछ और नेशनल करंट अफेयर देखेंगे। तो लगभग दोनों वीडियो के मार्फत से जो नेशनल करंट अफेयर का पार्ट है हमारा सितंबर का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के लिए। एक बन रहा है आपका अलीवा इनिशिएटिव। आपसे पूछा जा सकता है कि अलीवा इनिशिएटिव किस स्टेट का है और यह क्या है। यह है उड़ीसा स्टेट में, उड़ीसा स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह लगभग जनवरी 2022 का इनिशिएटिव है। इससे होगा कि उड़ीसा में बाल विवाह बहुत ज़्यादा होता है ना। तो बाल विवाह को ख़त्म किया जाएगा कब तक? 2030 तक। मतलब उड़ीसा में ये लक्ष्य रखा गया है ना कि उड़ीसा में जितना लोगों का बाल विवाह होता है उसको हम 2030 तक इसको ख़त्म कर देंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसी को नाम दिया गया है अलीवा इनिशिएटिव। अब इससे थोड़ा सा और जानकारी हम ले लेते हैं। एक सर्वे आया था कुछ दिन पहले, हम आपको करंट अफेयर में बताए भी थे, NFHS 5। यह सर्वे बताता है कि भारत में लगभग 23.3% जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका शादी 18 साल से कम में हो जाता है। मतलब 18 साल से कम जिसका शादी होगा वहीं तो बाल विवाह में आएगा। तो लगभग 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं 23% है जिनका शादी हो जाता है। ठीक है, और इस कड़ी में हम देखें तो सबसे खराब स्थान है आपका बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल की लड़कियों में अगर देखा जाए तो यह आंकड़ा लगभग और ज़्यादा बढ़ जाता है और लगभग 41% हो जाता है। मतलब यहाँ की लगभग 41% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाता है। ठीक है, ये सब जो फैक्ट है आप कहीं मेंस में जब मौका मिलेगा तो वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपके लिए प्री में यही ज़रूरी है, पूछा है कि अलीवा इनिशिएटिव किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से। किस स्टेट का है? उड़ीसा से। बस यही दो चीज़ आपसे पूछेगा पीटी में। एक बना है AIDB। AIDB क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट एंड ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। यह है क्या? यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे निगरानी रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। AIDB, इसमें लगभग मे बी शायद 26 कंट्री है, मे बी थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, इसको उतना ही होगा, होना चाहिए। यह यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है और यह बना है 1977 में। यह चर्चा में इसीलिए है कि इस साल इसका जो प्रेसिडेंट बना है इंडिया बना है। आपसे पूछा जा सकता है, इससे दो सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है। AIDB का चेयरमैन कौन बना है? अभी इंडिया बना है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि AIDB कब बना है? तो 1977 में बना है। और किसके मार्फत बना है, किसके अंडर में बना है? तो यूनेस्को से बना है। आपसे ये दो क्वेश्चन पूछ सकता है, 1977 और इंडिया। दो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। कजाकिस्तान चर्चा में रहा है। कजाकिस्तान की बात करें तो इसका जो राजधानी कहाँ पे है? नूर सुल्तान, आपको पता होगा। लेकिन इसका नया राजधानी बना है ये नहीं है, नया राजधानी इसका है अस्ताना। आप याद रखेंगे, इसका जो राजधानी बना है अस्ताना, नया राजधानी है। तो पूछ सकता है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है, तो दोनों ऑप्शन रहेगा, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत करेंगे, अस्ताना मारेंगे। और कजाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है ना। ये सब तो आपको पता ही होगा। चलिए, एक हुआ है 36 नेशनल गेम। अगर आप टेस्ट दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन है। यह हुआ कहाँ पे है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह हुआ है गुजरात में। नेशनल 36 नेशनल गेम कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है गुजरात में। तो एक तो आपसे लोकेशन पूछ लेगा कहाँ पे हुआ है। दूसरा इसमें भी पूछ सकता है कि बिहार कितना मेडल जीता है। अब बिहार कितना मेडल जीता आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था और टेस्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो
तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार कितना मेडल इसमें जीता है। इसमें हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, ये हुआ है गुजरात में, और इसमें जो टॉप पे रहा है वो रहा है सर्विसेज। सर्विसेज जीता है, और यह जो इसका मोटो है, शुभंकर इसको कहा जाता है। इसका नाम है, आपसे यह नाम भी पूछा जा सकता है, इसका नाम है सावज। हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, दोनों में इसका नाम है सावज। यही है सावज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 36 नेशनल गेम कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है, और इसका शुभंकर क्या है, इसका मोटो क्या है, तो आप याद रखेंगे सावज। ठीक है, चलिए। और कितना बिहार को कितना मिला है इसमें, आप बिहार को कितना इसमें मेडल मिला है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया था, इसलिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, देखिए कभी कभी एग्जाम में देखेंगे ना कि 1 या 2 डे पे क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया। तो सितंबर में 2 डे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका 8 सितंबर, यह है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तीसरा है आपका इंटरनेशनल पीस डे, यह है आपका 21 सितंबर। अब देखिए, इसको आप याद रखेंगे, लिटरेसी डे को 8 मार्च को मनाया जाता है, वुमेन्स इंटरनेशनल डे। उसी से आप याद रखेंगे महिलाओं की साक्षरता जरूरी है, मंथ बदल देंगे, सितंबर में आ जाएंगे। यह है इंटरनेशनल पीस डे। पीस डे क्या है, आप देखेंगे घर में पंडित जी लोग क्या करते हैं, सुख शांति के लिए 21 रुपये चढ़ाइए, मंत्र पढ़िए, घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो सुख शांति मतलब पीस बनी रहेगी, 21 रुपये चढ़ाइए, है ना। ऐसे करके याद रखिएगा, याद रहेगा, और एग्जाम में डे वगैरह ज़रूर पूछा ही जाता है। और हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस इसी महीने में मनाया जाता है, कब, 14 सितंबर को, ये तो याद ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डे इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी डे 8 को, पीस डे 21 को, और हिंदी दिवस 14 को। चलिए, एक है छाता स्कीम। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि छाता स्कीम कौन स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह स्टेट है उड़ीसा। छाता स्कीम उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे होगा क्या, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, पानी को संरक्षित किया जाएगा और उसको तरह तरह के रिन्यूएबल बनाया जाएगा और उसको यूज़ किया जाएगा। मतलब वाटर कंजर्वेशन का यही मकसद ही होता है कि बारिश के पानी को हम उसको रिस्टोर करें और उसको कहीं और मतलब उसको और काम में यूज ना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे छाता स्कीम है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और उड़ीसा स्टेट का ये इनिशिएटिव है। साथ में आप उड़ीसा को देखेंगे, एक और इनिशिएटिव लाया है। यह बना रहा है एक जनजाति लोगों का, जो एसटी लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उन लोगों का एक यह डिक्शनरी बना रहा है, मतलब विश्वकोश बना रहा है, डिक्शनरी बना रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जो ट्राइबल लोगों के लिए एक डिक्शनरी बना रहा है, विश्वकोश बना रहा है ना। तो आप याद रखेंगे कि यह स्टेट भी है उड़ीसा। ठीक है, एक बीबी लाल है, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो अब आपके दिमाग में आएगा बीबी लाल ये इतना फेमस है क्योंकि हम बता रहे हैं। इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है और अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। बीबी लाल, इनका पूरा नाम है ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी लाल। ये हैं कहाँ के, यूपी के रहने वाले हैं, और यूपी में झांसी के रहने वाले थे। ठीक है, अब इनको हम बता रहे हैं क्योंकि ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें यह डीजी पोस्ट पे रहे हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल पोस्ट पे रहे हैं। ये 1968 से 72 तक 4 साल रहे हैं। इनका योगदान इतना है कि यह आप जो पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता, उसकी खुदाई में यह इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। तो इनका योगदान है आपको सिंधु सभ्यता में। साथ में रामायण का जो बहुत सारा एविडेंस मिला है कि कहाँ पे कौन चीज़ें होती थी, तो रामायण का कुछ जगह का एविडेंस इन्होंने खोजा है आर्कियोलॉजी में। साथ में आप कालीबंगन जो साइट आप देखते हैं, पढ़े होंगे हड़प्पा में, हमने आपको बताया भी था। कालीबंगा है कहाँ पे, राजस्थान में है। कालीबंगा का जो साइट हुआ है उसकी खुदाई में इनका काफ़ी योगदान रहा है। इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है कि जो बाबरी मस्जिद था,
बाबरी मस्जिद था उसके नीचे इन्होंने बताया कि उसके नीचे मंदिर था। ठीक है, तो ये सब 4 इनका काम रहा है और इनके काम के आधार पे भारत सरकार इनको 2021 में पद्म भूषण दिया है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बीबी राव जो हाल ही में मरे हैं, इनका संबंध किससे था? राजनेता है, क्रिकेटर हैं कि हिस्टोरियन है कि क्या हैं? आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो आप ये सब याद रखेंगे क्योंकि आप सिंधु सभ्यता में इनके योगदान को पढ़ें, कालीबंगा में इनके योगदान को पढ़ें, तो ये 2 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये भी बन सकता है क्वेश्चन, अगर हिस्टोरियन कोई हिस्ट्री का अच्छा प्रोफेसर हो तो ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि बीबी राव जो हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजिकल थे, आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए थे, इनका संबंध हड़प्पा के किस साइट से है ना? तो लोथल दे देगा, कालीबंगन दे देगा और 2-4 साइट दे देगा, तो आप याद रखेंगे इनका योगदान है कालीबंगन से, जो कि है राजस्थान में। चाहे भी पूछ सकता है, कई बार पूछा है कि कालीबंगन किस स्टेट में है। ठीक है, तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप बनाने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे हाल ही में अभी एक हिस्टोरियन की मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है ना? तो जितना क्वेश्चन बनेगा इतना से आपका बन जाएगा। एक आपको देखना है 76 ग्रैंड मास्टर और 77 ग्रैंड मास्टर, ये बने हैं सितंबर में, ये बने हैं दिसंबर में, है ना? तो दोनों को हम यहीं पे देख लेंगे। ये बने हैं प्रणव आनंद बने हैं। और 77 की बात करें, इनका एज है 15 साल। ठीक है, 77 वाला बात करें तो ये बने हैं आदित्य मित्तल। ठीक है, आदित्य मित्तल इनका नाम है। तो दोनों का नाम याद रखेंगे, 76 भी पूछ सकता है, 77 भी पूछ सकता है। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न, यह संबंधित है आपका गेंडा से, गेंडा जानवर से। और देखिए गेंडा से रिलेटेड कुछ भी अगर आपसे पूछे ना, आप सीधे दिमाग में आपका आना चाहिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न मेमोरियल कहाँ बन रहा है? यह बन रहा है असम में। ठीक है, तो अगर इस टाइप से कुछ भी अगर क्वेश्चन आए कि एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न कहाँ है या गेंडा से रिलेटेड कुछ भी अगर कुछ पूछे, तो आप असम आंसर मारेंगे, आपका आंसर लगभग करेक्ट होगा। ठीक है, और काजीरंगा यहाँ का तो आपको फेमस ही होगा, ये भी पूछा सकता है काजीरंगा कहाँ पे है, तो काजीरंगा असम में है। चलिए, एक है छेलोसो। छेलोसो एक मूवी है, यह गुजराती मूवी है, गुजराती फिल्म है। यह चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि अभी 95th ऑस्कर हो रहा है और उसमें इस मूवी को नॉमिनेट किया गया है, मतलब 2030 में, 2023 में ना होगा, 30 नहीं 23 में, तो इसको नॉमिनेट किया गया है छेलोसो को। और छेलोसो एक गुजराती मूवी है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। इसके जो डायरेक्टर हैं पैन नलिन है, ये इसके राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और यह इसमें पब्लिक क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, है ना? तीनों इसके यही हैं। तो आप याद रखेंगे छेलोसो जो मूवी है गुजराती मूवी है, जो ऑस्कर में इसको 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक है चर्चा में रहा एल्विस अली हजारिका। अब देखिए हजारिका जो टाइटल है, आपने सुना होगा भूपेन हजारिका, एक पुराने सिंगर है भूपेन हजारिका, ये थे असम के, तो हजारिका टाइटल वहीं पे चलता है, असम में चलता है। तो आपको नाम रटने की ज़रूरत नहीं है कि असम के हैं कि कहाँ के हैं। ठीक है, तो एल्विस अली हजारिका असम के हैं कौन? ये स्विमर हैं, ये स्विमर हैं। तो ये स्विमर हैं तो करेंगे क्या? ये नॉर्थ चैनल को पार किए हैं, इसलिए चर्चा में है। और इनका एज जो है ना 41 ईयर है। यह सबसे उम्रदराज आदमी है, मतलब ओल्ड एज के आदमी हैं जो नॉर्थ चैनल को पार किए हैं। हालांकि 40-41 साल की उम्र में कोई इतना तैराकी इतना वर्ल्ड लेवल पर करे तो ये बड़ी बात है, कोई भी काम करे वर्ल्ड लेवल पर तो बड़ी बात है। तो ये आप याद रखेंगे एल्विस अली हजारिका जो है नॉर्थ चैनल को पार किए हैं, असम के रहने वाले हैं, स्विमर हैं। तो अब आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा सकता है कि नॉर्थ चैनल है कहाँ पे? तो देखिए नॉर्थ चैनल यहाँ पे है, और इसके बगल में देखेंगे तो स्कॉटलैंड है, यहाँ पे आयरलैंड है,
और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको यूके है। तो अगर आपसे लोकेशन पूछेगा कि नॉर्थ चैनल कहाँ पे है, एशिया में है कि अफ्रीका में है कि यूरोप में है कि अमेरिका में है, कहीं पूछेगा तो आपके दिमाग में अगर ये लोकेशन रहेगा तो आप बता दीजिएगा कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ में है ना। तो कंफ्यूज मत करिएगा, नाम याद रखिए, एल्विस अली हजारिका। एक है किबीथू। किबीथू किबीथू क्या है? यह अरुणाचल प्रदेश में जगह है, अरुणाचल प्रदेश। और अगर आप इंडिया का बाउंड्री पढ़ते हैं तो नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट वेस्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको किबीथू पढ़ने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में है। यह चर्चा में इसीलिए रहा कि यहाँ पे जो चौकी है, मतलब मिलिट्री कैंप जो है, भारत का सबसे ईस्टर्न मिलिट्री कैंप है। मतलब उसके बाद तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, तो भारत का सबसे ईस्टर्न मिलिट्री कैंप है जो भारत चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है। और इस मिलिट्री कैंप का नाम बदल के रखा गया है सीडीएस, जो हमारे अभी उनकी मृत्यु हो गई, बिपिन रावत। बिपिन रावत के नाम पे इस मिलिट्री कैंप का नाम रखा गया है, तो इसलिए यह ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिपिन रावत थे उत्तराखंड का, इनकी मृत्यु होती है तमिलनाडु में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या ज़रूरत होगी कि नाम बदला जाएगा? तो देखिए, जब 1999 में 1999 और 2000 के आसपास यह कर्नल पोस्ट पे थे, तो उस समय इनका पोस्टिंग हुआ था इस मिलिट्री कैंप में, किबीथू नेशनल मिलिट्री कैंप में इनका हुआ था पोस्टिंग। और वहाँ की आर्मी को स्ट्रेंथन करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो उसी को याद करते हुए इस मिलिट्री कैंप ने अपना नाम चेंज किया और सीडीएस बिपिन रावत के नाम पे रखा है। और इनकी अभी पिछले साल 8 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। और तमिलनाडु ये जा रहे थे, तो इन जो हेलीकॉप्टर था क्रैश हो गया और इसी में इनकी मृत्यु हो गई। साथ में इनकी पत्नी थी मधुलिका रावत, वो भी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। और साथ में 12 जो सेना के लोग थे, जवान थे, मतलब टोटल 14 आदमी मरा। इसमें एक थे बिपिन रावत, एक उनकी पत्नी मधुलिका रावत, और साथ में 12 और जवान थे, सबकी वहीं पे प्लेन क्रैश में। ठीक है। एक है आपका स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव। यह है क्या? स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव है। यह जो एक मनसुख मंडाविया हैं, मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह आपको इनिशिएटिव देगा अंगदान, मतलब जो होता है मरने के बाद जो लोग अंगदान देता है अपना, उसको इनिशिएटिव लेने के लिए कहा गया। और कहा गया है कि इसको एक जन भागीदारी बनाइए, मतलब लोगों में एक अवेयरनेस जगाइए कि देखिए, मरने के बाद अगर कोई आदमी का, देखिए संस्कार में तो यही होता है, या तो आपको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। अगर आपका आँख है, आप दान दे दीजिएगा तो कोई और दूसरा आदमी आपकी आँखों से देखेगा। जलाया जाए या दफनाया जाए तो कोई मतलब है नहीं। तो वही सब इनिशिएटिव है कि अंग को दान करिए आप, कि कहीं ना कहीं जो नीडी आदमी है उसको फायदा हो जाए। तो इसको एक जन भागीदारी बनाया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव किससे संबंधित है? यह अंगदान से रिलेटेड है। और यह कौन इनिशिएटिव लॉन्च किया? ये मनसुख मंडाविया जो हमारे मंत्री हैं। ठीक है। एक है आपका 10 पारा विलेज, और यह इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह कहाँ पे है? त्रिपुरा में यह गांव है 10 पारा विलेज। यह भारत का पहला गांव बना है जो फर्स्ट बायो विलेज बना है। फर्स्ट बायो विलेज बना है, मतलब जैव गांव बना है। यहाँ पे यह भारत का पहला बना है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे होगा क्या कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र जो लोग यूज़ करता है, बिहार वगैरह में चाहे हम लोग यूज़ करते ही हैं केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत सारा, उसको ये लोग कम किया है और नेचुरल जीवन शैली ये लोग अपना रहा है। मतलब नेचर के लोग करीब जा रहा है। मतलब प्राकृतिक जो खाद होता है, डीएपी, यूरिया वगैरह, इसका यूज़ नहीं करेंगे, नेचुरल खाद वगैरह का यूज़ करेंगे। और ऐसा करने वाला भारत का पहला गांव बना है 10 पारा विलेज। ठीक है, याद रखेंगे, भारत का पहला।
यह थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला गाँव कौन बना है? दसपारा विलेज, या पूछ देगा कि दसपारा विलेज जो भारत का पहला गाँव बना है वो किस स्टेट में है? आप याद रखेंगे त्रिपुरा, ठीक है? चलिए, एक है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यह कहाँ बन रहा है? यह इम्पोर्टेंट हमारे लिए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान कहाँ बन रहा है? यह बन रहा है आपका लोथल में। अब लोथल कहाँ पे है? गुजरात, सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। और यही जो लोथल है, यहाँ पे आपको डॉकयार्ड मिला है, हड़प्पा में मैंने आपको पढ़ाया था। यह इम्पोर्टेंट थोड़ा 2-3 चीज़ों से देखिए, करंट में तो यही क्वेश्चन बना है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो यह लोथल में बन रहा है, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन जब चर्चा में लोथल आ गया, तो लोथल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल की अगर हम बात करें तो इसकी खोज कब होती है? 1954 में पहली बार खोज होती है। कौन करते हैं? एस.आर. राव। यह सब आपने हड़प्पा में पढ़ा है। और यही एस.आर. राव जो हैं, हड़प्पा को कहते हैं मिनी हड़प्पा, मिनी हड़प्पा कहेंगे, ठीक है? यहीं पे डॉकयार्ड मिलेगा। और देखिए, कहीं आप बुक में पढ़ेंगे 1954 में मिलेगा, कहीं मिले पढ़िएगा आप 1956 में मिलेगा, कहीं 1957 में मिलेगा। आप इसमें डेट में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि लोथल जगह की खोज 54 में होती है, शहर की खोज उसकी बाद होगी, और उसके बाद और सारे मतलब खुदाई होगा तो और सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन स्टार्ट 1954 से ही होगा, ठीक है? तो आप डेट में कन्फ्यूज़ यहाँ पे मत होंगे। एस.आर. राव इसको मिनी हड़प्पा कहेंगे, तो आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि मिनी हड़प्पा किस साइट को कहा गया है? तो लोथल को कहा गया है। दूसरा बात है कि यह लोथल है कहाँ पे? तो गुजरात में है। गुजरात में कौन नदी के तट पे है? तो नदी है भोगवा नदी। यह सब जो फैक्ट है ना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। भोगवा नदी के तट पे है, और लोथल की 2 ब्यूटी है। एक तो वहाँ पे एक चीज़ मिला है जिसको डॉकयार्ड कहते हैं, और दूसरा चीज़ मिला है कि आपके घर में जो दरवाज़ा होगा, वो दरवाज़ा जनरली अंदर की तरफ खुलता है, और हड़प्पा में भी ऐसा ही दरवाज़ा होता था, तो घर के अंदर की तरफ खुलता था। लेकिन यह जो लोथल है, एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे जो दरवाज़ा होते थे, घर के बाहर की तरफ, सड़क की तरफ दरवाज़ा खुलते थे। और यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ का दरवाज़ा का जो फीचर था, यूनिक था, जो और कहीं नहीं मिलता है ना? अभी आपके घर में जो कंडीशन है उससे डिफरेंट है, उल्टा है ना? तो थोड़ा-सा इसको आप याद रखेंगे। और यहीं पे बन रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो बस इतना आपके लिए काफ़ी है। एक ई फास्ट इंडिया एक इनिशिएटिव लेके आया है। यह नीति आयोग का इनिशिएटिव है। नीति आयोग का इनिशिएटिव है ई फास्ट इंडिया। इसके थ्रू क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यह है क्या? मतलब माल विद्युतीकरण जो होता है, माल विद्युतीकरण, इसमें तेज़ी लाया जाएगा, है ना? नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ई फास्ट प्लेटफॉर्म से। यह नीति आयोग का इनिशिएटिव है, और नीति आयोग का ही एक और इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और इसका नाम दिया गया है शून्य अभियान। आप पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा कि शून्य अभियान तो लॉन्च हुआ था 2021 में, तो हम अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? पुराना न्यूज़ पढ़ा रहे हैं? नहीं, यह 1 साल अपना पूरा मनाया है, और इसी उपलक्ष्य में इसने शून्य फोरम मनाया। मतलब 1 साल का पहला वर्षगांठ मनाया नीति आयोग कि सक्सेसफुल रहा, तो उसको शून्य फोरम कहा गया है। और ये सारा इसका संबंध कहाँ से है? इन सब का संबंध है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सरकार का भी बहुत नज़र है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आपको मिले तो आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है? तो शून्य अभियान किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अब डिजिटल एड्रेस सिस्टम है एक। डिजिटल एड्रेस सिस्टम क्या है भाई? नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल, आपका जो एड्रेस होगा उसको डिजिटल कर दिया जाएगा। और यह ऐसा करने वाला पहला शहर बना है इंदौर। मतलब एक आपका जो एड्रेस होगा वह एक चिप की तरह होगा, कोड की तरह होगा, कोड की तरह होगा एड्रेस, और कोड आप बता दीजिए, उससे घर का लोकेशन आपको मिल जाएगा। लोग आपको डिजिटली चेक कर लेगा आपका घर कहाँ पे है। कितना बेहतरीन चीज़ है, डिजिटल एड्रेस सिस्टम है यह। मतलब आपके एड्रेस को डिजिटल कर दिया गया, बस कोड में आ गया आपका एड्रेस, ठीक है? ये हो गया। अब एक और 2-3 चीज़ है। एक बन रहा है जंगल सफारी पार्क।
यह दुनिया का सबसे बड़ा बन रहा है, यह बन रहा है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। यह लगभग 10,000 एकड़ में बन रहा है। ये तो नहीं पूछा जाएगा कितना बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। एक और बन रहा है संस्कार केंद्र। ये क्यों बन रहा है हमको समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन बन रहा है तो देख लीजिए। ये बन रहा है राजस्थान में, राजस्थान का झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर बन रहा है संस्कार केंद्र। मतलब लोगों को वहाँ पे ये भी विश्व में पहली बार हो रहा है। दोनों विश्व का अजूबा चीज़ बन रहा है ना। ये तो खैर अच्छा चीज़ है, दुनिया में पहली बार जंगल सफारी बन रहा है तो टूरिज्म के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन यह अजूबा चीज़ बन रहा है, दुनिया का पहला संस्कार केंद्र है राजस्थान के झुंझुनू जिला में। यहाँ पे सब बच्चों को समझाया जाएगा कि संस्कारी कैसे बने, आदर्श बच्चा कैसे बने। पता नहीं किसके क्या सिलेबस होगा, क्या होगा, जो भी हो। तो एक और न्यूज़ है, आपने पढ़ा होगा कि अभी जो इंडिया गेट से लेके जो प्रेसिडेंट हाउस है, वहाँ पे जो 3 किलोमीटर का यह दूरी है, इसका नाम बदल दिया गया है। और पहले इसका नाम क्या था? राजपथ। अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, आता है, यही सब फैक्ट नहीं आता है छोटा छोटा, तो क्या करिएगा। और इसी जो 3 किलोमीटर का ये जो रोड है ना, इसी पे होता है 26 जनवरी का जो परेड होता है ना, इसी पे होता है, इसी राजपथ पे होता है। अब देखिए, इस राजपथ को बनवाने वाले कौन थे? एडविन लुटियंस। अगर आप दिल्ली देखेंगे तो मेन जो दिल्ली है, जो राष्ट्रपति भवन देखेंगे, पार्लियामेंट हाउस वगैरह देखेंगे, कनॉट प्लेस वगैरह देखेंगे, तो वो सब जो डिजाइनिंग किए हैं ना, उनका यही लुटियन दिल्ली वहीं कहा जाता है। जो ओरिजिनल दिल्ली वहीं है, बाकी तो वो सब आप देखेंगे तो बाकी बाद में बसा है, लेकिन ओरिजिनल दिल्ली यहीं है। लुटियन जोन इसको कहा जाता है, क्योंकि लुटियन के नाम पर रखा गया। तो अब हुआ ये है कि पहले राजपथ इसका नाम क्यों था? जॉर्ज पंचम थे, वो आए थे, उन्हीं के नाम पे पहले इनका नाम रखा गया था किंग्सवे। ठीक है, तो किंग्स को कर दिया गया राज और वे को कर दिया गया पथ, हो गया राजपथ। पहले नाम था किंग्सवे आज़ादी के पहले, लेकिन आज़ादी के बाद उसका नाम बदल के रख दिया गया राजपथ। साथ में इसकी एक और अवधारणा है कि अगर आप हड़प्पा टाइम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो रोड दिखता था आपको, बिल्कुल ऐसे होता था, 90 डिग्री एंगल से काटता था। और इसको कहते थे, ये जो रोड दिखता था, अगर आप कभी वहाँ पे जाके देखेंगे तो यही ऐसे ही रोड आपको दिखेगा, एकदम 90 डिग्री पे रोड काटेगा। और सेम ऐसा ही रोड आपको हड़प्पा में होता था। तो वही लोकेशन यहाँ दिखता है, इसीलिए भी इसका नाम राजपथ रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री से इस चीज़ को, अपने कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया। ये भी एक लॉजिक था इसके पीछे। और यह जो 90 डिग्री पे एंगल बनता है, जो 90 डिग्री पे एंगल एक सड़क एक दूसरे को काटती है, उसको कहा गया ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है, आपसे एग्जाम में यह सब पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस का पार्ट है, हड़प्पा में सब पढ़ना है। तो यह जो 90 डिग्री पे काट रही है रोड एक दूसरे को, इसको कहा जा गया ऑक्सफोर्ड सर्कस। और ये पूरा रोड का जो बनावट दिख रहा है ना, चौड़ा चौड़ा रोड, इसको कहा गया राजपथ, हड़प्पा में कहा जाता था। तो इससे एक तीर से दो निशाना साधे लोग। एक तो राजपथ, अपना जो हड़प्पा का कल्चर था उसको भी रख दिया गया। दूसरा, किंग्स जो था, जॉर्ज 5 था, उनके नाम को, उनको भी खुश कर दिया गया उनके नाम पे। तो आपसे भी पूछ सकता है किसके नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो ये दोनों लॉजिक है इसके पीछे। अब तो सरकार लॉजिक दे रही है कि हमने 75 साल की गुलामी को हटा दिया, कि इस टाइप का राज नाम नहीं होना चाहिए, गुलामी का प्रतीक वगैरह वगैरह जो भी हो। तो इसका मतलब जो आज़ादी के बाद जो नाम रखा गया, उसमें के जो नेता थे, उनको पता नहीं था गुलामी का नाम नहीं रखना चाहिए, हैं? उनके दिमाग में ये बात तो आया होगा ना, लेकिन यह लॉजिक उनको ज़्यादा सटीक लगा होगा, तब तो नाम रखे। अभी के नेता जो लॉजिक देते हैं वो कितना बिना लॉजिक का है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एडविन लुटियन के बारे में, है ना, किसके नाम पे रखा गया था जॉर्ज पंचम वगैरह। तो ये सब थोड़ा सा, कितना किलोमीटर है, और यहीं पे 26 जनवरी का परेड वगैरह होता है, तो थोड़ा सा ये सब टॉपिक आप याद रखेंगे। चलिए, वीडियो थोड़ा हो गया लंबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।